नैना को उसकी मां ने पहले ही चेताया था कि जतिन की पोस्टिंग अंदरूनी जगहों पर ही रहेगी, पर उस वक्त तो नैना को जतिन की मोटी सैलरी ही आकर्षित कर रही थी। अब उसे सब कुछ फीका और अनाकर्षक लगने लगा था। वहां के लोग, वह जगह और खुद जतिन भी। प्यार का खुमार उतर चुका था। उस इतवार देर रात उसने ऐलान कर ही दिया कि वह हमेशा यहाँ नहीं रह सकती है। कुछ ही दिनों के बाद जब उसने जतिन को सूचना दी कि उसकी कंपनी अब वर्क फ्रॉम होम के लिए मना कर रही है और उसे अब मुंबई जाकर ऑफिस जाते हुए काम करना होगा, तो जतिन को जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ। उसकी खुशी जतिन से छिप नहीं रही थी। उसका प्रफुल्लित चेहरा उसे उदास कर रहा था। नैना बार बार कह रही थी कि वह आती रहेगी बीच बीच में। जतिन उसे रांची एयरपोर्ट तक छोड़ने गया। मुंबई में रहने के लिए फ्लैट और बाकी इंतजामों के लिए भी उसने पैसे भेजे। अब नैना की नौकरी में इतना दम नहीं था कि वह ज्यादा शान और शौकत से रह सके। अब सोशल मीडिया नैना की मुंबई के खास खास जगहों पर क्लिक की तस्वीरों से पटने लगा। वह जितना खुश दिख रही थी, राघव उतना ही उदास और दुश्चिंता से घिरा जा रहा था। उसे अपनी शादी का अंधकार भविष्य स्पष्ट नजर आने लगा था। बूढ़ी नौकरानी जो पका देती, जतिन जैसे तैसे उसे जीवन गुजार रहा था। कॉलोनी की सभी महिलाएं नैना को कोसती कि एक अच्छे भले लड़के का जीवन बिगाड़ दिया उसने। इंसान कार्य क्षेत्र में भी बढ़िया तभी परफॉर्म कर सकता है जब वह मानसिक रूप से भी स्थिर हो। जतिन हमेशा दुखी दुखी और उदास सा रहता था। कोयला खदान में उसे अति सतर्कता की जरूरत थी, जबकि वह उसके उलट भाव से जी रहा था। उस दिन खदान में माइंस इंस्पेक्शन के लिए कोई टीम आई हुई थी। नैना को लौटे 5 महीने हो चुके थे। इस बीच जतिन 2 बार मुंबई जा चुका था, पर पता नहीं क्यों वह नैना के व्यवहार में खुद के लिए कोई प्रेम महसूस नहीं कर पाया था। अपनी उधेड़बुन में वह हैरान परेशान सा टीम के सवालों के जवाब दे रहा था। सही होते हुए भी वह कुछ गलत जानकारी देने लगा था। उसके साथ ही कंपनी ज्वाइन करने वाली पर्सनल मैनेजर प्रेरणा, उसकी बातों को संभालते हुए उसकी बातों को बार बार सुधारने का प्रयास कर रही थी। प्रेरणा जतिन की मनोस्थिति भांप रही थी, परंतु आज जतिन कुछ ज्यादा ही परेशान दिख रहा था। तभी खदान के ऊंचे ऊंचे रास्ते पर जतिन का पैर फिसल गया और वह खुदी हुई ढीली कोयले की ढेरी से कई फुट नीचे लुढ़क गया। बॉस ने प्रेरणा को इशारा किया कि वह जतिन को संभाले, डॉक्टर और एम्बुलेंस की व्यवस्था करे, और वे खुद आधिकारिक टीम को ये बोलते आगे बढ़ गए कि जतिन हमारे सबसे काबिल अफसरों में से एक है। कोयला खदानों में छोटी से छोटी घटना दुर्घटना को भी बेहद संजीदगी से लिया जाता है ताकि बड़ी दुर्घटना न घटे। जतिन की दाहिने पैर की हड्डी टूट गई थी और दोनों हाथों में भी अच्छी खासी चोट लगी थी। चेहरे पर भी काफी खरोंचें लगी थीं। कुल मिलाकर वह अब बिस्तर पर आ चुका था। डिस्पेंसरी से छुट्टी होने तक प्रेरणा उसके साथ ही रही। कुछ और मित्रगण भी जुट गए थे। घर पहुंचा तब तक कॉलोनी की महिलाओं तक उसकी दुर्घटना की खबर पहुंच गई थी। यही तो खूबसूरती थी उस छोटी सी जगह की कि सब एक दूसरे दुख सुख में सहयोग करते। नैना को यही बात नागवार गुजरती। वह इसे निजता का हनन समझती। खैर, प्रेरणा को बातों बातों में पता लग गया था कि जतिन का उस दिन जन्मदिन था और उसकी नवविवाहिता ने उसे 2 दिनों से फोन भी नहीं किया था। हालांकि उसके क्रेडिट कार्ड से अच्छी खासी रकम खर्च होने का मैसेज आ चुका था। बूढ़ी महरी तो घबरा ही गई कि वह किस तरह साहब को संभाले। खैर, अगल बगल वाली पड़ोसिनों ने उस दिन के भोजन का इंतजाम कर दिया। रात में प्रेरणा ने एक केक और कुछ मित्रों को साथ लाकर जतिन की उदासी दूर करने की असफल कोशिश की। इस बीच जतिन ने तो नहीं, पर किसी पड़ोसन ने केक और उस गेट टुगेदर की तस्वीरें नैना को भेज दी। आश्चर्यजनक रूप से नैना ने तुरंत उन्हें मैसेज कर पूछा कि वह लड़की कौन है जो जतिन की बगल में बैठी केक कटवाने में मदद कर रही है। पड़ोसन को ये बात बेहद नागवार गुजरी कि उसका ध्यान जतिन के प्लास्टर लगे पैर या चोटिल पट्टियों से बंधे हिस्सों की तरफ न जाकर इस बात पर गया। अनुभवी नजरों ने भांप लिया था कि जतिन की पत्नी नौकरी का बहाना कर मुंबई रहने लगी है और उसके वियोग में जतिन बावला हुए जा रहा है। प्रेरणा जतिन के प्रति एक अतिरिक्त हमदर्दी का भाव रखने लगी थी। जहां कॉलोनी में सब शादीशुदा थे, वहीं प्रेरणा कुंवारी और जतिन जबरदस्ती कुंवारों वाली जिंदगी गुजार रहा था। उस दिन देर रात तक उसे दवा इत्यादि देकर ही वह अपने घर गई थी।
अगले दिन सुबह सुबह नाश्ता और चाय की थर्मस ले हाजिर हो चुकी थी, चूंकि जतिन खुद से दवा लेने में भी असमर्थ था। प्रेरणा महरी का सहारा लेकर उसे बैठा ही रही थी कि नैना का फोन आ गया। कल तो खूब पार्टी मनी है, कौन है वो जो तुम्हारा हाथ पकड़ के कटवा रही थी? मेरी पीठ पीछे तुम इस तरह गुलछर्रे उड़ाओगे, मैं सोच भी नहीं सकती। दिखने में तो बहुत भोले मालूम होते हो। नैना के व्यंग्यात्मक तीर चल रहे थे और जतिन का दिल छलनी हुए जा रहा था। सारी बातें फोन की परिधि को लांघती हुई पूरे कमरे में तरंगित हो रही थी। प्रेरणा के सामने उसकी गृहस्थी की पोल खुल चुकी थी, जिसे उसने बमुश्किल एक झूठा मुलम्मा चढ़ाकर छिपाया हुआ था। जतिन वो हाँ के सिवा कुछ नहीं बोल पा रहा था और नैना सीनाजोरी की सारी हदें पार करती जा रही थी। कौन कहता है कि नारी बेचारी होती है? कम से कम नैना के उस रूखे व्यवहार से तो ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा था। न संवेदनशीलता और न ही स्नेह दुलार।